दोस्तों, आप किसी भी शहर में क्यों ना रहते हो, किसी भी गली नुक्कड़ मोहल्ले गांव कहीं पर भी रहते हो, आपको एक गाड़ी कॉमन नजर आएगी, बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलती होगी, वो है क्रेटा। अब देखिए, बाकी गाड़ियां भी बिकती है, इस सेगमेंट में लोग उनको लेते हैं और उनके दो मेन रीजन होते हैं जो आज तक मैंने सुने हैं इस सेगमेंट के ओनर से। वो कहते हैं कि यार क्रेटा बहुत कॉमन गाड़ी है, रोड में बहुत दिखती है, मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो थोड़ा सा हटके हो। दूसरा, ये सेफ नहीं है, पुराने क्रैश टेस्ट के हिसाब से ये 3 स्टार लेकर आई है ग्लोबल NCAP में, तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर भी इस गाड़ी की जो आबादी है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। ऐसा क्या हुंडई ने चमत्कार किया या फिर ऐसा हुंडई ने क्या टोटका किया इस गाड़ी के साथ जो ये गाड़ी इतनी ज्यादा बिकती है। तो तभी मैंने इस गाड़ी को अपनी महाराष्ट्र से उत्तराखंड की एग्जॉस्टिव लॉन्ग ड्राइव के लिए चुना। और ये डीजल नहीं है कि लॉन्ग ड्राइव में कितना माइलेज देती है, कैसा कंफर्ट है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसी है, सस्पेंशन कैसे है, सरप्राइज गड्ढे बहुत आते हैं उस रूट पे, तो वहां पर कैसा परफॉर्म करा, और ओवरऑल कंफर्ट की भी हम लोग बात करेंगे। जानने की कोशिश कर रहे थे हम लोग कि यार ये क्रेटा सिर्फ नाम की है या फिर काम की भी। और इस ट्रिप में एक अनएक्सपेक्टेड चीज भी हुई हमारे साथ, हमें हुंडई के सर्विस सेंटर जाना पड़ा। वो क्यों, आपको बताएंगे। अब सारी कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो हमारी जर्नी की शुरुआत हुई महाराष्ट्र की एक खूबसूरत लोकेशन से, खूबसूरत सिटी से, जो कि है कर्जत। और मौसम देख सकते हैं आप, कल रात से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। हो सकता है कहीं पर हमें पानी वानी भरा मिले, हम थोड़े से लेट हो जाएं, लेकिन हमने ये डिसाइड करा है कि हम सूरत वाले हाईवे से इस बार नहीं जाने वाले हैं। हम इस बार होते हुए जाएंगे नासिक से फिर हम MP से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे, फिर उसके बाद सवाई माधोपुर, फिर वहां से हम फिर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ के सीधा आपका कुंडली मानेसर पलवल, उसके बाद सीधा उत्तराखंड वाला हाईवे। तो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, डालते हैं इसको डी मोड में। और एक और चीज, हमने अपनी ट्रिप को यहाँ पर 0 कर दिया है पूरी की पूरी। जर्नी की शुरुआत तो हमने कर दी थी, लेकिन 2 चीजों ने हमारा मूड खराब कर दिया। सबसे पहले, हमारे पास केबल नहीं है। केबल नहीं होने की वजह से हम इसमें एप्पल कारप्ले यूज नहीं कर पा रहे हैं, और ये USB-A में काम करता है। हमारे पास C वाली तो है, लेकिन उस पर काम नहीं करता, और इसमें वायरलेस वाला आता नहीं है। टाइम देख सकते हैं आप यहाँ पर 1:23 और सैटरडे है, आज 16 तारीख है। तो कितने टाइम पे हम पहुंचेंगे, मैप क्या बता रहा है, मैप को देखते हैं। मैप के हिसाब से हम पहुंचेंगे 1 दिन और 3 घंटे। दूसरा, गाड़ी में एक खराबी थी, वो ये है कि मैं जैसे स्टीयरिंग छोड़ूंगा, देखो इसका अलाइनमेंट बहुत बुरी तरीके से आउट है। ये गाड़ी बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पा रही है अपने आप को। अभी हुंडई डीलरशिप यहाँ से लगभग 3 घंटे की दूरी पे है और आसपास कुछ है नहीं, तो हमने सोचा कि सीधे चलते हैं और वहीं पर जाके इस गाड़ी को एक बार दिखा लेंगे। मूड तो खराब हो गया था, लेकिन इस बारिश में गाड़ी चलाने का मजा अलग ही है। और ऊपर से महाराष्ट्र और मानसून मिलके जो खूबसूरत नज़ारे बनते हैं, उसने मूड सही कर दिया। और दूसरी चीज़, मैंने डीलरशिप में बात कर ली है जो रास्ते में पड़ेगी, लगभग यहाँ से 140 किलोमीटर की। इधर उधर लेफ्ट राइट में तो थी, हम अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहते हैं। जो बिल्कुल एग्जैक्टली इस रूट में पड़ रही है उसमें मैंने बात कर ली है, तो वो कह रहे हैं कि आ जाओ। जो अलाइनमेंट बे है, अलाइनमेंट मशीन है, वो खाली मिलेगी, आप थोड़ा सा पहले कॉल कर देना। तो ऐसा सपोर्ट चाहिए होता है, कभी कुछ आपकी दिक्कत आ जाए तो। अब हमने ये जो रास्ता चुना था वो लगता तो खूबसूरत था, लेकिन उसमें हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि बारिश की वजह से कई बार हमें रुकना पड़ा, कई बार जाम भी था और कई बार सड़कें भी खराब थी। मैं कहूँ ये इतना ज़्यादा टाइम क्यों दिखा रहा है मैप में, डिस्टेंस तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप रास्ता देख सकते हैं, जंगलों के बीच से ये लेकर जा रहा है और ट्रक भी चल रहे हैं, रोड भी खराब है। अब ये ट्रिप थोड़ा सा एडवेंचरस होता जा रहा है। और कुछ टाइम के बाद हाईवे आया तो हमको राहत मिली। काफी समय के बाद अच्छी खासी रोड आ गई है, एक्सप्रेसवे पे हम लोग चढ़ चुके हैं। इस एक्सप्रेसवे का नाम मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे है। तो यहाँ से नासिक लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पे, तो अपनी सारी टेंशन आधी खत्म हो गई है। 90 किलोमीटर हम काफी जल्दी कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पर जो स्पीड लिमिट है वो है 120 की, तो लगभग हम यहाँ पर 100 के आसपास चलाएंगे। ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि रोड में अच्छा खासा पानी है, बारिश भी लगातार हो रही है। वाइपर अभी फुल स्पीड में चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे।
अब देखिए हमारे लिए जरूरी ये था कि हम टाइम से सर्विस सेंटर पहुंच जाए, क्योंकि इस हालत में गाड़ी को चलाना हमारे लिए काफी मुश्किल था, वो भी रात भर। और अगला जो हमको डीलरशिप खुला हुआ मिलता वो सुबह 10 बजे के आसपास मिलता। ओके, चलते चलते शाम के 5 बज चुके हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और गाड़ी चल चुकी है 178 और ऑलमोस्ट 4 घंटे 3 घंटे 41 मिनट में हमने डिस्टेंस कवर करी है 12.9 किलोमीटर पर लीटर के एवरेज के साथ। और गाड़ी काफ़ी स्लो चली है। ओके, अब हम दोबारा से रोड पे आ गए हैं, मतलब कि ये जो आगरा वाला हाईवे है इस पे हम आ गए हैं। हमारी जो अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ सही हो गया था, बहुत कम समय में उन्होंने गाड़ी हमारी रेडी कर दी और छोटी मोटी जो भी दिक्कतें थी वो सब कुछ हमने ओके करवा दिया। अलाइनमेंट ओके हो चुका है, मस्त, अब आएगा मज़ा। तो अब अंधेरा भी होने वाला है, 6:30 के आसपास हो चुका है टाइम। अब हमने कंटिन्यूसली चलना है और बहुत स्मूथ चल रही है यार, अलाइनमेंट सही होने के बाद काफ़ी अंतर आया है। अब सब कुछ सही चल रहा था, गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा था, गाड़ी बिल्कुल सही चल रही थी और चलाते चलाते गाड़ी को रात हो गई। तो अभी रात के 12:12 और अभी हमें एमपी के अंदर, और टोटल गाड़ी हमारी चल चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 500 किलोमीटर, 9 घंटा 13 मिनट ये गाड़ी जितनी चली है तब का है। लेकिन हमें टाइम काफ़ी हो गया है, आप लोगों को पता है हम बीच में रुके भी थे, अभी हम डिनर के लिए भी रुके थे थोड़ी देर पहले। और जो फ्यूल एफिशिएंसी है देख लीजिए 13.8 किलोमीटर पर लीटर, और टैंक खाली होने वाला है, 100 की रेंज बची हुई है यहाँ पे। तो अब इसका टैंक टू टैंक माइलेज चेक करते हैं। और अभी जो है हम थोड़ा सा इसको तेज़ चला पा रहे हैं गाड़ी को, अभी जो ट्रैफिक है वो कम है और बारिश भी बंद हो गई है और साथ के साथ विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो अभी हम ठीक ठाक स्पीड में चला रहे हैं गाड़ी। अब टैंक को पूरा ब्रिम तक फुल करवा के उसके बाद हम गाड़ी को चलाएंगे 100-110 में, ठीक है। अगर इससे ऊपर हम चलाएंगे तो इसका अफोर्डेबिलिटी वाला जो फैक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोल गाड़ी है ये, डीजल में हम अपनी मनमानी कर सकते हैं लेकिन इस पे नहीं। फ्यूल भर चुका है, करंट ट्रिप जो है 0 अपने आप हो जाती है, सिंस रिफ्यूलिंग भी 0 अपने आप हो गया। ये है लास्ट रीसेट जो कि 510 किलोमीटर का था, 13.9। अब देखते हैं ये वाला चेक करेंगे। अभी यहाँ पर ओडो देख सकते हैं आप, 15,397 किलोमीटर। अब हमें चलानी है रात भर गाड़ी, और रात भर गाड़ी चलाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक फ्रेशनेस और एक सुपरमैन वाली पावर। तो दोनों के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वो है इन्वॉल्व का सुपर हीरोज सीरीज़ का सुपरमैन परफ्यूम। और इसमें जो फ्रेगरेंस है वो थोड़ी सी एक्वा ब्लू है, जिसकी वजह से ये हमें थोड़ा सा फ्रेश रखेगी रात के टाइम पे। और साथ के साथ सुपरमैन इसका नाम है तो हमारे पास सुपरमैन की शक्तियाँ भी आ जाएंगी। मजाक कर रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा परफ्यूम है, आपको और आपके बच्चों को और आपकी फैमिली को पसंद आने वाला है। अगर परचेज करना चाहते हैं तो QR कोड यहाँ पर स्क्रीन में है, वहाँ से भी आप स्कैन करके कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसको ट्राई करके जरूर देखें। अब देखिए, जो दिल्ली से मुंबई रेगुलरली चलता है या फिर मुंबई से दिल्ली चलता है तो उनको राहत की सांस मिलती है जब वो पहुँच जाते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। अच्छी खासी स्पीड वहाँ पर मेंटेन हो पाती है, टाइम कम लगता है और साथ के साथ फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी आती है, क्योंकि बार बार ब्रेक लगाने नहीं पड़ते। क्रेटा के साथ क्या हो रहा था, अच्छी बात, क्रेटा है बिल्कुल फुल इंसुलेटेड गाड़ी, बड़ी ही साइलेंटली चल रही थी, ना रोड नॉइज थी ना विंड नॉइज, तो बड़ा मजा आ रहा था इसको हाई स्पीड में चलाने में। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से एग्जिट करते करते सुबह हो गई। अब अगला वाला जो पैच था वो 200 किलोमीटर के बाद था, सवाई माधोपुर से। अब इसमें अच्छी बात क्या रही, जब भी हम कोटा सिटी से गुजरते थे तो रात होती थी। इस बार कोटा को हमने दिन के उजाले में देखा, मतलब कि सुबह की रोशनी में देखा। बहुत खूबसूरत सिटी है, आप देख पा रहे होंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7:30 हो चुके हैं लगभग, और अभी हम लोग हैं राजस्थान के अंदर, और सवाई माधोपुर लगभग 74 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। वहाँ से हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ लेंगे। रात में जो हमारा पैच था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वो था 160 किलोमीटर के आसपास, जो पिछली वाली जर्नी में हमारा 240 किलोमीटर का था। हमने MP से रूट लिया तो हमको 160 किलोमीटर ही मिला हो, ठीक है। अब लगभग
1.5 घंटे का रास्ता अभी ये दिखा रहा है और सवाई माधोपुर में हम चढ़ जाएंगे। बाकी क्रेटा की बात कर लेते हैं। क्रेटा को मैंने इतना लंबा पहली बार चलाया है और अच्छा खासा चला लिया है। अभी आप देखिए 458 किलोमीटर चल चुकी है। रिफ्यूलिंग जो हमने करी थी उसके बाद 15.2 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज, ये थोड़ा सा अभी कम हो गया। हाईवे पे ज़्यादा था, जब हम हाईवे से उतरे तो ये थोड़ा कम हो गया। वहाँ पर 15.8 या 9 के आसपास था। और सबसे बड़ी बात ये है ना, रेंज यहाँ पर देखिए आप 496 किलोमीटर, जो हमने ब्रिम तक भराया था ना फ्यूल, उसका बेनिफिट हमको ये मिल रहा है। क्योंकि ऑटो कट तो काफ़ी पहले लग चुका था, उसके बाद जो ऊपर आने तक इसका फ्यूल है वो बहुत ज़्यादा, लगभग 8-10 लीटर के आसपास ये भरा था। उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, मतलब एक हमें लंबी डिस्टेंस कवर करने की फ्रीडम मिल रही है एक सांस में, मतलब एक बार में। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि यार मैंने रात भर ड्राइव करी। मैंने रात भर ड्राइव नहीं करी, मैंने आराम भी किया थोड़ी देर। गाड़ी वैसे कंटिन्यूसली चल रही है, हम कहीं पर रुके नहीं है खास। हम एक डिनर के लिए रुके थे, एक टी ब्रेक के लिए रुके थे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद। हैंडलिंग गाड़ी की सही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एज अ टूरर, एज अ कम्यूटर ये गाड़ी आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। मतलब कि आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगने वाला है इस गाड़ी में। एसी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, हेडलाइट की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। ये अगर डीजल में होती थोड़ा सा और मज़ा आ जाता। चलो कोई नहीं, पेट्रोल का भी अंदाज़ा आ जाएगा और आप लोगों को भी पता लग जाएगा। और सेम रूट में हमने 3XO चलाई थी। 3XO से अच्छा एवरेज है इसका, 3XO टर्बो GDI से, जो कि 1.2 लीटर का है और वो छोटी गाड़ी है। मैं जब भी महाराष्ट्र से और या फिर साउथ इंडिया साइड से जब भी ड्राइव करके आया हूँ ना, सुकून मुझे कहाँ पर मिलता है, वो मिलता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। अभी आखिरी पड़ाव है उसका, उस पर हम चल रहे हैं। सवाई माधोपुर से हम चढ़े थे और हमने डिस्टेंस कवर करनी है 549 किलोमीटर की, जो कि लगभग 8 घंटे में हम कंप्लीट करेंगे। मुझे लगता है कि ये इससे जल्दी हो जाएगा। और टोटल गाड़ी हमारी चल चुकी है 1058, 110 पे हमने यहाँ पर क्रूज़ लगा रखा है और 14.7 की एवरेज यहाँ पर ये शो कर रहा है। इस गाड़ी की 3 खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। सबसे पहली चीज़ कि इसमें कंफर्ट बहुत अच्छा खासा है, सीटें भी कंफर्टेबल हैं, सीटों में वेंटिलेशन भी है। हम AC प्लस वेंटिलेशन का इस्तेमाल करते हुए आए हैं, हमने किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, सस्पेंशन अच्छे हैं। सिर्फ सीटों का कंफर्ट से अच्छा नहीं होता, सस्पेंशन भी अच्छे होने चाहिए। इसके कंफर्ट ओरिएंटेड है। अब देखिए, बात ये है कि हैंडलिंग इस गाड़ी की उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन जो N लाइन है उस चीज़ को कंपनसेट करती है। N लाइन इससे अच्छी हैंडलिंग वाली गाड़ी है, उसके सस्पेंशन भी थोड़े स्टिफ हैं। लेकिन हाँ, इस गाड़ी से आप क्रूज़ करना चाहो हाईवे पे 3 डिजिट स्पीड पे 120, 130 तो आसानी से आप कर सकते हो। कॉन्फिडेंस इसमें बना रहता है, ठीक है। तो ये ऐसा मत समझना कि ये गाड़ी हाईवे पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं देती। मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस दिया, बल्कि अगर आप लेन चेंज भी करोगे ना तो आपको उतना ज़्यादा बुरा फील नहीं होगा, आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, आप कर सकते हो। और स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा है, होल्ड करने में गाड़ी में बैठ के काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी प्रीमियम एहसास आता है। और ऊपर से NVH बहुत कम है, ये सबसे अच्छी बात है। NVH कम होने से आपकी जो लॉन्ग डिस्टेंस है ना वो शॉर्ट बन जाती है, मतलब कि आपको पता नहीं चलता लॉन्ग डिस्टेंस का। तेज स्पीड में हल्की फुल्की टायरों की नॉइज़ ज़रूर सुनाई देगी, लेकिन उसको आप बाद में अच्छे टायर में अपग्रेड करके भी आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। इतना लंबा चलाने के बाद ये रियलाइज़ तो हो रहा है मुझे यार कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने नाम से नहीं बिक रही है और सिर्फ हाइप से नहीं बिक रही है। आप जानते हैं ना, 15-16 हज़ार के आसपास महीने की ये बिकती है। उसका रीज़न है, ठीक है, हर जगह फिट बैठ जाती है गाड़ी। आपको कुछ गाड़ी समझ में नहीं आती, लेकिन आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें सब कुछ हो थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं है कि एक अच्छा है दूसरी चीज़ बुरी है, 3 चीज़ें अच्छी है तो 5 चीज़ें ख़राब हैं। इसमें ऐसा नहीं है, सब कुछ आपको बैलेंस मात्रा में मिलेगा। बैलेंस गाड़ी है एक, टोटल कह सकते हैं। इसीलिए सेफ़ गाड़ी मानी जाती है। अगर आप अपने पैसे लगाना चाहते हैं किसी गाड़ी पे, कुछ टाइम के बाद आप सेल आउट करना चाहते हैं, उसको फिर अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये एक सेफ़ ऑप्शन है।
क्योंकि रीसेल वैल्यू भी इसकी अच्छी है मार्केट में। अगर कंपटीशन में कोई और गाड़ियां आप बेचने जाते हैं, ठीक है, उसकी अच्छी रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी, इसकी मिलेगी, क्योंकि डिमांड है। डिमांड किस लिए है? क्योंकि ये बैलेंस गाड़ी है, बैलेंस प्रोडक्ट है ये। इसलिए मैं ठोक बजा के बोल पा रहा हूँ इस बात को, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी में मुझे ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं खली, ना तो इसने डिसअपॉइंट करा, गाड़ी ने नहीं करा, लेकिन इस इंफोटेनमेंट सिस्टम ने जरूर करा, जो कि ऐसे ही मेरा मुंह ताड़ रहा है बिना वायरलेस एप्पल कारप्ले के, जो कि मैंने इस फ़ोन पे लगा रखा है। ये इंजन इतना पावरफुल है और ठीक ठाक स्पीड में हम क्रूज़ कर रहे हैं इसको, उसके बावजूद भी ये एवरेज जो दे रहा है वो मुझे ठीक लग रहा है, 14.7। नहीं हो सकता है कि E20 फ्यूल की वजह से थोड़ा बहुत कम हुआ हो। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये गाड़ी में इतने वेरिएंट है, इतने इंजन ऑप्शन है, इतने गियर बॉक्स ऑप्शन है कि कुछ भी लेने जाए, कोई भी कुछ भी लेने जाता है डीलरशिप में, कुछ ना कुछ लेकर आता है वो क्रेटा का। बजट कम है तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, ये 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है। टर्बो में भी मैनुअल मिलेगा, जो कि एन लाइन में आपको मिलेगा, उसके साथ साथ आपको नेचुरली एस्पिरेटेड में मिलेगा, डीजल में भी मिलेगा। इतने सारे ऑप्शन, कोई भी कस्टमर अगर घुस गया हुंडई के शोरूम में, क्रेटा पसंद आई तो बजट के हिसाब से वो लेकर ही आएगा। कई ऐसे भी होता है कि वेन्यू का टॉप मॉडल लेने जाते हैं तो क्रेटा को उठाकर ले आते हैं। तो ये हाल है क्रेटा का। इतनी वर्सेटैलिटी है इस प्रोडक्ट में कि बहुत सारे लोगों को, बहुत ही ज़्यादा सेगमेंट को ये compete करती है, और साथ के साथ ये कैटर करती है कस्टमर्स को। तभी तो कोई भी प्रोडक्ट आता है मार्केट में, सबसे पहला जो है क्रेटा से compete करेगा, लेकिन क्रेटा से compete कोई कर नहीं पाया। वो रीज़न आपको पता चल गया। और दूसरा, इसमें ईवी भी आता है। ईवी की कुछ खास ऐसी डिमांड है नहीं, क्योंकि इन्होंने शुरुआत में प्राइसिंग ज़्यादा निकाली थी, अब शायद डिस्काउंट में बेच रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि 1 लाख रुपए के आसपास का डिस्काउंट है। और अच्छी बात यह है कि वो प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छा है। थोड़े से प्राइसिंग में इन्होंने खेला होता तो विंडसर की तरह क्रेटा ईवी की भी बल्ले बल्ले हो जाती। क्योंकि अब मैं हुंडई को एक राय देना चाहूँगा, हुंडई के सेल्समैन के पास हर चीज़ का जवाब रहता है। इसमें कौन सा इंजन है, ये आता है क्या? वो कहते हैं बिल्कुल आता है। अब कोई उनसे पूछता है कि यार सेफ्टी रेटिंग कितनी है ग्लोबल NCAP में या फिर कहीं पर भी, तो वो जवाब नहीं है उनके पास। इस नई वाली क्रेटा का, पुरानी वाली में 3 स्टार मिले थे, जो कि मुझे नहीं लगता कि सही है इस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि आजकल 6-6, 7-7 लाख की गाड़ियां भी 5-5 स्टार लेकर आ रही है। तो ये सोचना पड़ेगा हुंडई को। हालांकि हुंडई सेफ्टी में ध्यान तो देती है, सेफ्टी फीचर अच्छे खासे हैं इस गाड़ी में, और साथ के साथ हुंडई ने सबसे पहले अपनाया था 6 एयरबैग्स को, जिसको सभी आजकल फॉलो कर रहे हैं। अभी भी कुछ ऐसे ब्रांड हैं 6 एयरबैग, और मतलब अपने सारे वेरिएंट में नहीं देते हैं अपनी गाड़ियों के। तो सबसे पहले शुरू करा था, ये प्रशंसा की बात है। लेकिन हाँ, इस गाड़ी का जो कि इतनी ज़्यादा बिकती है मार्केट में, उसका क्रैश टेस्ट होना चाहिए अभी के हिसाब से, जो नए नॉर्म से उसके हिसाब से, ताकि लोग और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो पाएँ। या फिर आपको ऐसा तो नहीं लगता कि हमारा प्रोडक्ट तो अच्छा खासा बिक रहा है, तो हम क्यों करें क्रैश टेस्ट इसका? तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कस्टमर को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्यों ले रहा है प्रोडक्ट को। वरना मैं किया था, वरना 5 स्टार लेकर आई, काफ़ी अच्छी बात है। इसका भी होना चाहिए। सिर्फ एक यही कमी है, बाकी जो कमियां हैं छोटी मोटी, वो नज़रअंदाज कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि सभी कुछ नज़रअंदाज हो रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेल्स तो होती नहीं इस गाड़ी की। इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी भी मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है अपने आप में। और सबसे बड़ी बात है आफ्टर सेल सर्विस, आपकी इज्जत होती है वहाँ पर। अगर आप जाते हैं ना सर्विस करवाने के लिए, वो लिटरली पूछते हैं आपको और आपकी गाड़ी का ध्यान रखते हैं। 2 साल मैंने जो है हुंडई की गाड़ी रखी है, मुझे पता है अच्छे से। और भी मैंने ब्रांड रखे हैं तो मुझे पता है उनका भी हाल, ठीक है। और कल आपने देखा जो हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम आई थी, फ़ोन पे ही उन्होंने वो एश्योरेंस दे दिया था कि आप आओ, हम आपकी गाड़ी को सबसे पहले लगा देंगे, आप लॉन्ग ट्रिप में जा रहे हो। तो उन्होंने वो चीज़ फॉलो करी और गाड़ी सही करके दी। अब देखो, डीलरशिप नेटवर्क भी अपने आप में मायने रखता है। अच्छा खासा डीलरशिप नेटवर्क है, आप देश के किसी भी कोने में जाइए, आपको अच्छी सर्विस मिलेगी। ओके, सुबह के 11:09 हो चुके हैं और हमारी गाड़ी इस टैंक में चल चुकी है 778 किलोमीटर और एवरेज दिखा रहा है 15.4।
और अभी रेंज बची है 88 किलोमीटर की, तो अच्छा खासा चल गई है इस टैंक में। अब फ्यूल एफिशिएंसी भी जान लेते हैं। आगे पेट्रोल पंप आने वाला है, थोड़ी ही दूर पे रेस्ट एरिया आएगा, वहाँ पर हम रिफ़िल करवाएंगे ब्रिम तक, फिर हमें पता चलेगा कि इस गाड़ी ने एवरेज क्या दिया। तो गाड़ी चली थी 780 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 54.65, तो एवरेज निकल कर आया 14.27 और MID में शो कर रहा था आपका, अभी तो यहाँ पर 0 हो गया है, MID में कर रहा था आपका 15.4 के आसपास। अब देखो दिल्ली मुंबई का ये पैच भी खत्म हो गया, लगभग हम NCR के अंदर हैं और सबसे ज़्यादा खुशी होती है एक पड़ाव हमने पार कर लिया है। लेकिन अब बात ये है कि हम NCR में रहते नहीं हैं, हम रहते हैं उत्तराखंड में। हमारे लिए 3 से 3.5 घंटे की जर्नी अभी भी बाकी है, लेकिन ये रूट हमारा रोज का है तो हम इसे काफ़ी जल्दी कवर कर लेंगे, ये हमें मालूम था। और फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम चल पड़े उत्तराखंड की तरफ। दोस्तों ये जो बोर्ड दिख रहा है इसी के नीचे से रुद्रपुर स्टार्ट है। अब हम रुद्रपुर के अंदर हैं, तो अभी टाइम देख सकते हैं 3:54 और हम पहुंच चुके हैं अपनी जन्मभूमि में। तो फाइनली गाड़ी चली है 1608 किलोमीटर 23 घंटे 48 मिनट में, मतलब गाड़ी बंद थी वो काउंट नहीं हुआ है। और ओवरऑल एवरेज है 14.4 और मतलब पिछले 3-4 घंटे से हम धुआंधार चला रहे हैं इस गाड़ी को, मतलब 120-30 इस टाइप से चल रही है गाड़ी। तो हमने माइलेज की परवाह नहीं करी एक बार माइलेज टेस्ट करने के बाद। बहुत ज़बरदस्त लगी हमें करेटा, मज़ा आ गया करेटा चला के। करेटा ने तहलका मचा दिया, अच्छी है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत इम्प्रूव किया है हुंडई ने ओवर द टाइम। जो फर्स्ट जनरेशन करेटा थी और ये वाली जो है काफ़ी अंतर है, और भी रिफाइन चाहिए हैंडलिंग और डायनामिक्स। तो M9 ऐसा साइज़ है कि 5 लोगों को आराम भी मिल जाएगा, आपकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी, कंफर्ट भी मिल जाएगा, आप मज़े भी ले लोगे, गाड़ी के चलाने के भी मज़े ले लोगे। अब देखिए इस क्रेटा के साथ इस मॉनसून ट्रिप को मैं हमेशा याद रखने वाला हूँ और इस गाड़ी को मैं समझा भी हूँ काफ़ी हद तक। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है जिसे हुंडई टाइमली अपडेट करते रहती है। जैसे कस्टमर की डिमांड आती है उस हिसाब से इस गाड़ी को पेश कर दिया जाता है कस्टमर के आगे। अब देखो परफेक्ट गाड़ी तो कोई भी ब्रांड नहीं बनाता, लेकिन जो गाड़ी 80 to 90% आपकी जायज़ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है वो गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है, और क्रेटा भी इसी हिसाब से बनाई गई है। अब काफ़ी लोग कहते हैं यार कि क्रेटा है तो बहुत महंगी होगी, 20 लाख से ऊपर की गाड़ी है, 23-24 लाख तक भी पहुंच जाती है। अब देखो टॉप मॉडल्स में जाओगे तो काफ़ी महंगे लगने वाले हैं, लेकिन आपने कभी देखा है कि मैक्सिमम क्रेटा कौन से वेरिएंट की घूमती है आपके शहर में? नीचे के 3-4 वेरिएंट होते हैं जो कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। बेस वेरिएंट में जाते हैं तो इस साइज़ की गाड़ी आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाती है। नीचे के वेरिएंट्स में फीचर्स नहीं आते तो कोई बात नहीं यार, बाहर बहुत सारे ऑप्शन है जहां पर आप अपनी गाड़ी में एसेसरीज लगवा सकते हैं, अपनी गाड़ी में फीचर्स एड ऑन कर सकते हैं और अपनी गाड़ी को एक परफेक्ट पैकेज में तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे हुंडई की ये लगती है वो है आफ्टर सेल सर्विस। 2 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास भी है जिसमें हुंडई का एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा है, चाहे मेरी छोटी से छोटी प्रॉब्लम क्यों ना हो। इस गाड़ी का जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के सामने है। काफ़ी सारी लॉन्ग ड्राइव मेरी अभी प्लान है, सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे अलग अलग टाइप की गाड़ियाँ जिन्हें मैं इन डेप्थ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ उनका वो आपको पता चलेगा, और आप सब्सक्राइब कर लेना। और साथ के साथ इस गाड़ी के बारे में और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।